नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का स्वागत करता हूं। टेस्टों की इस श्रृंखला में आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं संविधान और राज्य व्यवस्था के बहुत ही उपयोगी प्रश्नों को, और ये सभी प्रश्न आप सभी के बहुत ही काम आने वाले हैं। तो 100 प्रश्नों का पूरा सेट हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो चलिए फिर जल्दी से टेस्ट को प्रारंभ कर देते हैं। पहला प्रश्न आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। समय याद रखना है, बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की स्थापना भी हुई थी, और इसी दिन से संविधान सभा का पहला सत्र भी शुरू हुआ था। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या थी 211। तो आपको ये याद रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या 211 थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें संविधान सभा के जो वृद्ध व्यक्ति थे, सबसे ज़्यादा उम्र वाले जो व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो उसका उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके अलावा संविधान सभा ने उपाध्यक्ष के रूप में जिनको चुना उनका नाम था H.C. मुखर्जी। नाम याद रखिए, H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया, और संवैधानिक सलाहकार चुना गया B.N. राव को। B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। तो इनके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है कि H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया और B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत ही उपयोगी प्रश्न है ये तो, और ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या थी 7। कभी कभी सदस्यों की संख्या भी पूछ ली जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या थी 7। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया, और कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या थी 15। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। भारत के संविधान को कई देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद में बनाया गया है।
तो इसलिए भारत का संविधान जो है वो विश्व का व्यापक संविधान माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का एक यूनियन। भारत को संविधान में राज्यों का एक संघ यानी कि राज्यों का एक यूनियन माना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। वैसे तो हमारे देश का संविधान कई देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद में बनाया गया। अलग अलग देशों से हमने अलग अलग चीज़ों को अपने देश के संविधान में शामिल किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अनुच्छेद हमारे संविधान में शामिल किए गए वो किए गए भारत सरकार अधिनियम 1935 से। लगभग हमारे संविधान के 200 अनुच्छेदों को यानी कि 200 धाराओं को पूर्णतः या अंशतः यानी या तो पूरे तरीके से या उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से। रूस को पहले सोवियत रूस कहा जाता था और सोवियत रूस से ही मौलिक कर्तव्यों का विचार भारतीय संविधान में लिया गया है। यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें कि 1976 में संवैधानिक सुधारों के लिए गठित की गई सरदार स्वर्ण सिंह समिति, एक समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह, इसलिए उस समिति को नाम रखा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उसने कुछ सुझाव दिए थे, उन्हीं सुझावों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 4 का और आर्टिकल 51A, याद रखिए भाग 4 का और आर्टिकल 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उन्होंने तो 8 मौलिक कर्तव्यों का उन्होंने सुझाव दिया था, लेकिन 2 और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और उसके बाद में 2006 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इसलिए वर्तमान में जो कुल कर्तव्यों की संख्या है यानी कि कुल मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो है 11। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश को सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित किया गया था। बहुत ही ज़्यादा उपयोगी प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1953 में भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद को। संसद ही किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है या नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये सारे अधिकार केवल और केवल संसद के पास ही होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो
तो वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या है 28। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेशों की संख्या है 8। तो ये भी आपको याद रखना है। राज्यों की संख्या यदि पूछी जाती है तो उसका उत्तर 28 हो जाएगा, और अगर संघ शासित प्रदेशों की संख्या पूछी जाती है तो उसका उत्तर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, और इसके बाद में 1 नवंबर सन 2000 को ही मध्य प्रदेश का विभाजन करके एक नए राज्य छत्तीसगढ़ का भी गठन किया गया। यानी 1 नवंबर के दिन ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और 1 नवंबर के दिन ही छत्तीसगढ़ राज्य का भी गठन हुआ था। तो ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 19वें नंबर का, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक जो अधिकार हैं हमारे, उनका वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। पहले जब संविधान का निर्माण किया गया उस समय कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। याद रखना है आपको कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। इस तरह से वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों को। यानी कि उच्चतम न्यायालय की भी जिम्मेदारी है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करे, और उच्च न्यायालय की भी जिम्मेदारी है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू कराए। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो जिम्मेदारी बनती है उच्च न्यायालय की भी और सर्वोच्च न्यायालय की भी। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही केवल मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, और ये मौलिक अधिकारों का निलंबन तभी कर सकता है जब देश में आपातकाल की स्थिति हो। आपातकाल की स्थिति में ही राष्ट्रपति जो भारत का प्रधानमंत्री होता है उसकी सलाह से मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है उतने समय के लिए जितने समय के लिए देश में आपातकाल की स्थिति लागू है। ठीक है ना? लेकिन किसी भी स्थिति में आर्टिकल 20 को और आर्टिकल 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। कोई भी स्थिति हो देश के अंदर, लेकिन आर्टिकल 20 को और आर्टिकल 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार वर्णित है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत उन्मूलन का प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति से किसी भी तरह से छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा, कहीं पर भी किसी को जाने से नहीं रोका जाएगा, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो इस बात का वर्णन मिलता है आर्टिकल 17 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत
भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण किए जाते हैं या दिए जाते हैं, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के द्वारा ही भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे उपहार या पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वैसे तो जो भारत का जो आर्टिकल 18 है, यानी कि संविधान का जो आर्टिकल 18 है, वो उपाधियों का अंत करता है कि किसी भी प्रकार की उपाधि किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी। लेकिन इसी आर्टिकल में ये भी बात कही गई है कि किसी व्यक्ति को सेना से संबंधित उपहार दिए जा सकते हैं। इसके जैसे सेना में जो मेडल दिए जो चक्र दिए जाते हैं, वीरता चक्र, परमवीर चक्र, वो दिए जा सकते हैं। इसके अलावा पद्म विभूषण, भारत रत्न, इस तरह के जो सर्वोच्च पद होते हैं उनको भी आर्टिकल 18 के अंतर्गत ही दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 27वें नंबर का। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 19(1)(a) में। आर्टिकल 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बात कही गई है। तो जो प्रेस की आज़ादी है वो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का ही एक हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम पर नहीं लगाया जाएगा। अगर माता पिता भी कहते हैं बच्चे के, तो भी किसी भी बच्चे को अगर उसकी उम्र 14 साल से कम है तो उसको किसी भी तरह से ऐसे काम में नहीं लगाया जा सकता जहां पर उसको नुकसान होने का खतरा हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक या बालिका को किसी खान यानी कि खदान की बात यहाँ पर हो रही है, किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष से कम। अभी हम आपको बता चुके हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है यह अनुच्छेद, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार वे अधिकार हैं जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को ये आदेश देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रिट दायर जो है 5 तरह के आदेश या रिट जिनको कह सकते हैं उनको जारी करेगा, और किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके अधिकारों को वापस दिलाने का काम करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह की रिट यानी आदेश जारी करने के अधिकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 34वें नंबर का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है वो दायर की जा सकती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को पहले मूल अधिकारों में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। तो इस तरह से वर्तमान में जो कुल मूल अधिकार हैं उनकी संख्या केवल 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है ना। और संपत्ति के अधिकार को अब 300A आर्टिकल 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में इसको रखा गया है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। 1978 में संविधान का 44वां संशोधन किया गया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। पहले भी इस तरीके का प्रश्न हो चुका है, तो आप लोगों को जरूर इसके बारे में पता होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। हमारे देश के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है वो शामिल किया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है ना। और नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है वो है हमारे संविधान के आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 में। 36 से लेके 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। और अगर हम भाग की बात करें तो यहाँ पर संविधान का भाग 4 है, यानी संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल भी याद रखिए और भाग भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अभी हम आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में बता चुके हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केटी साहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो केटी साहे के द्वारा दिया गया था और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, तो ध्यान से आप लोग इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एक कल्याणकारी राज्य की जो बात कही गई है वो कही गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये कहा गया है कि प्रत्येक सरकार का, प्रत्येक देश की जो सरकार है, मतलब हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत देश की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे काम करे ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39A में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में बता चुके हैं पूरा कि स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था 1976 में और उन्होंने ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात कही थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अनुच्छेद 51A। आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 51A और संविधान के भाग 4A में, अनुच्छेद 51A और संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 45वें नंबर का, संसद का स्थायी सदन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता और प्रत्येक 2 साल के बाद में उसके 1/3 सदस्य अपना स्थान छोड़ते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य अपना स्थान ग्रहण करते हैं। और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है राज्यसभा में वो होता है 6 वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। संविधान के आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो याद रखिए आप लोग कि कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति और उसके काम में उसकी सहायता के लिए एक प्रधानमंत्री होता है जो राष्ट्रपति के कामों में उसकी सहायता करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। इसका उत्तर तो आप लोगों को जरूर पता होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। किसी भी व्यक्ति को अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना जरूरी है। अगर किसी की आयु 35 वर्ष से कम है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 48वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और उनके राष्ट्रपति रहने का जो समय है वो है 26 जनवरी 1950 से लेकर 14 मई 1962 तक, यानी टोटल 12 साल तक वो देश के राष्ट्रपति रहे हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। और केवल एकमात्र वही ऐसे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं जो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने और कोई भी राष्ट्रपति लगातार 2 बार नहीं जीता है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश इनको माना जाता है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह को, और ये 2 बार भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि 2 बार इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है और बाद में इनको उपराष्ट्रपति भी बनाया गया, यानी कि ये भारत के 6वें उपराष्ट्रपति थे। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह हैं वो भारत के 6वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के सत्र नहीं चल रहे हों। जब भी कोई जरूरी काम आता है, जब भी कोई जरूरी विषय आता है जिस पर तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होती है और यदि उस समय संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत उतने समय के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और कभी इसको विघटित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 साल के बाद में इसके 1/3 सदस्य अपना स्थान छोड़ते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्य अपना स्थान ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा में सीटों की
अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 250। राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 245। अभी अगर देखा जाए तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 सदस्य जो हैं वो हैं राज्य और संघ शासित प्रदेशों के, और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ये भी प्रश्न आता है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो अब आपको इसका उत्तर तो मिल गया होगा, तो चलिए टिक कर देते हैं जल्दी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। ये जो 12 सदस्य होते हैं ये साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारिता आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा सीधे तौर पर नामित किया जाता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए राज्यसभा में उसके सदस्यों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश से कुल 31 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। तो इसके याद रखना आप लोग कि सीटों की संख्या 31 है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली व पुदुचेरी। अगर हम संघ शासित क्षेत्रों की बात करें तो केवल दिल्ली और पुदुचेरी का ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, बाकी किसी संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य कुल 6 वर्षों तक अपने पद पर होते हैं। यदि मध्यावधि अगर चुनाव होता है, बीच में अगर चुनाव होता है, तो नया बनने वाला सदस्य केवल उतने ही समय के लिए अपनी सीट पर रहेगा जितने समय पहले चुनाव हुआ है। मतलब अगर 2 साल का कार्यकाल बचा है किसी का तो 2 साल ही रहेगा वो, और अगर 3 साल का कार्यकाल बचा है तो 3 साल ही रहेगा, 6 वर्षों तक वो नहीं रहेगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। जब तक सदन में 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तब तक लोकसभा हो या राज्यसभा किसी की भी कार्यवाही को शुरू नहीं किया जाएगा। कम से कम 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का सभापति भी कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 61वें नंबर का, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो जैसा कि आपको पता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, अतः वे ही राज्यसभा के प्रथम सभापति भी होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि राधाकृष्णन लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और इसके बाद में वे भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। केवल राज्यसभा को ही ये अधिकार प्राप्त है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है, और इसके लिए आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, ये अधिकार प्राप्त हो से आर्टिकल 312 से। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, यानी कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था और पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। तो पहली बैठक का समय यदि पूछा जाता है तो वो हो जाएगा 13 मई 1952, और यदि गठन का समय पूछा जाता है तो गठन का समय है 3 अप्रैल 1952। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 64वें नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। अनुच्छेद 81 में और अनुच्छेद 331 दोनों ही अनुच्छेदों में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि लोकसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। समय याद रखिए आप लोग, 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था, और प्रथम बैठक जो हुई थी लोकसभा की वो हुई थी 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक का आयोजन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 65वें नंबर का, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत किया जा सकता है यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तो उस कंडीशन में वह 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 66वें नंबर का, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को 25 साल का होना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, यानी लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है और राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में तो हम आपको बता चुके हैं कि 31 सदस्य आते हैं उत्तर प्रदेश से, वहीं अगर लोकसभा में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 80 सदस्य लोकसभा में जाते हैं। तो याद रखिए, लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष। यदि देश में आपातकाल की स्थिति है और यदि चुनाव कराने की स्थिति नहीं है तो लोकसभा के कार्यकाल को संसद के द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? कोई भी धन विधेयक हो, वित्त से संबंधित कोई भी विधेयक हो, उसको केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और ये बात कही गई है आर्टिकल 110 में। तो आपको आर्टिकल भी याद रखना है कि कोई भी धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में एससी और एसटी के लिए सीटों का आवंटन किया गया है, बाकी किसी समुदाय के लिए सीटों का आवंटन लोकसभा में नहीं है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 मार्च 1952। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। ठीक है ना, प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की जाती है। मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के कार्यकाल का जो समय है वो है 1977 से लेके 1979 तक। ठीक है ना, और जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार थी, उस गठबंधन की सरकार ने मोरारजी देसाई को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाग 5। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका के बारे में बात की गई है। और अध्याय 4 में, अगर हम अध्याय की बात करें तो संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 75वें नंबर का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद। केवल संसद ही उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। अगर जरूरत पड़ती है तो संसद के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, याद रखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। आर्टिकल 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल भी याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 77वें नंबर का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष। कोई भी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। वहीं अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो है 62 वर्ष। तो उच्च न्यायालय की है 62 वर्ष और उच्चतम न्यायालय की है 65 वर्ष। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 78वें नंबर का, भारत में न्यायपालिका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र। न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायालयों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, न्यायाधीश की बात हो रही है। पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी और इनके कार्यकाल का जो समय है वो है 6 अक्टूबर 1989 से लेकर 24 अप्रैल 1992 तक। समय याद रखिए आप लोग, 24 अप्रैल 1992, 6 अक्टूबर 1982 से लेकर 24 अप्रैल 1992 तक ये सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रही। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष। किसी भी व्यक्ति को अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो या तो वो 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में काम कर चुका हो उच्च न्यायालय में, या कम से कम 5 वर्ष तक जज के रूप में यानी कि न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, तभी वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश का अमरावती। 25वें उच्च न्यायालय के रूप में आंध्र प्रदेश में स्थापना की गई, यानी 25वां उच्च न्यायालय जो बनाया गया वो बनाया गया
आंध्र प्रदेश के अमरावती में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, बाकी किसी संघ शासित क्षेत्र का स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। और दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 31 अक्टूबर 1966 को। 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 यानी कि 1969 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। संसद को ही यह अधिकार है कि वो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की संचित निधि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 170। ठीक है ना। याद रखिए अनुच्छेद 170 ये प्रावधान करता है। और ये अनुच्छेद ये भी बताता है कि किसी भी विधानसभा में, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है वो हो सकती है 500। और किसी भी स्थिति में विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर 60 से कम सदस्य हैं, जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुदुचेरी। ये कुछ ऐसे राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर सदस्यों की संख्या 60 से कम है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। वैसे तो सबसे ज्यादा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हमें इन 4 राज्यों में से बताना है कि सबसे ज्यादा सीटों की संख्या कहां पर है। तो इन 4 राज्यों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो संख्या है वो है पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में जो कुल सदस्यों की संख्या है वो है 294। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कुल सदस्यों की संख्या है 243। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सदस्यों की संख्या है 231 और तमिलनाडु में है 234। ठीक है ना। तो ये चारों राज्यों की हमने सदस्यों की संख्या आपको बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो यहां पर हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। हाँ, तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है ना। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 9 का। भाग 9 का में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 9 में ग्राम पंचायतों मतलब कि पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और भाग 9 का में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ये निर्देश देता है कि पंचायतों की स्थापना
की जाए। सरकारों को ये निर्देश देता है अनुच्छेद 40 कि वो पंचायतों की स्थापना करे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर। पंचायती राज प्रणाली लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सत्ता का विकेंद्रीयकरण हो, छोटे से छोटे स्तर पर निर्णय लिए जाएं, छोटे से छोटे स्तर पर विकास कार्य किए जाएं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, तो आप लोगों को पता चल गया होगा सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन को जो किया गया था, पारित किया गया था, वो किया गया था 1992 में। और इसी संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। यदि ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 11वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आपको ध्यान में रखना है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29। पंचायती राज संस्थाओं को कुल 29 विषय दिए गए हैं जिन पर वो काम कर सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है पंचायती राज संस्थाओं का कुल कार्यकाल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रथम लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले राजस्थान राज्य में ही पंचायती राज व्यवस्था की जो है वो शुरुआत की गई थी। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, और ये लागू की गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया? तो अभी हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागौर राजस्थान। नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को, यानी कि महात्मा गांधी की जयंती के दिन, महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन ही पंचायती राज का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का सुझाव दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता के द्वारा। बलवंत राय मेहता ने ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का सुझाव सरकार को दिया था। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। जो त्रिस्तरीय ढांचे का जो सुझाव दिया था वो दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय समिति ने कहा था कि 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाएं होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत, यानी कि उन्होंने 3 स्तर पर बात कही थी। और वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ही हमारे देश में लागू है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर पर पंचायतों के गठन की बात कही थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था दिसंबर 1977 में,
और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर पर पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आज हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। ये प्रश्न आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप सभी को सफलता मिलेगी। इसी तरीके से नए नए वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।